राकेश। पिछले 22-23 बरस से दिल्ली बेस्ड हूँ और तकरीबन 10 साल मैंने CSDS के साथ काम किया, CSDS सराय एज अ मीडिया रिसर्चर, कंटेंट एडिटर। उसके बाद कुछ समय मैंने फ्रीलांसिंग की और अभी मेरी आखिरी नौकरी थी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की। और उसके बाद से अलग अलग किस्म के आंदोलनों से और थोड़ा लेखन पठन से इससे जुड़ने की कोशिश की। फिर से पहले छात्र जीवन में मेरा, जब मैं DU में था, तब ऐसी चीज़ों से मेरा जुड़ाव था। और ऐसा हुआ बाद में कि जॉब छोड़ने के बाद कुछ समय मैंने अपने अगले किताब जो कि कुंभ पर मैंने सोचा था, उसके लिए काफ़ी समय कुंभ में बिताया। और फिर पिछले साल कोयला की जो स्थिति है हिंदुस्तान में, कोयलांचल जो इलाके माने जाते हैं, उन इलाकों का दौरा किया, देखा। और फिर दिल्ली में यही सोच रहा था कि क्या किया जाए, कि कोयला आंदोलन में और सक्रिय हुआ जाए। अभी इसी उधेड़-बुन में था कि मेरी मुलाकात कुछ तेजाब पीड़ित लड़कियों से हुई दिल्ली में। और फिर उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला, बहुत नज़दीक से जाना कि क्या परेशानी है। एक तेजाब पीड़िता थी, क्योंकि मुझे वो लगता है कि सबसे क्रूएल फॉर्म है जेंडर वायलेंस का। आप किसी को डिफेस करते हैं। एक तो हम डिफेमेशन से इतना परेशान रहते हैं, इतना डरते हैं, और जिसको डिफेस किया जाए, जहाँ आज भी तमाम ज्ञान के बाद लोग फेस वैल्यू को मानते हैं, वहाँ किसी को डिफेस किया जाता है। समाज उसको भूत प्रेत की निगाह से देखते हैं, अपने बच्चों को छुपाते हैं। वो 24 घंटे दुपट्टा लपेटने को मजबूर रहती है। बहुत तरह की दिक्कत है। पब्लिक लाइफ ख़त्म हो जाता है, परिवार, रिश्तेदार, दोस्ती सारी ख़त्म हो जाती है, परिवार की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब लगी तो मुझे लगा कि यार, सोचते तो रहे हम जेंडर वायलेंस पे, पहले भी सक्रिय भी रहे, जब मौका मिला काम किया। और फिर मुझे लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। एक वॉलंटियर के तौर पे थोड़े समय में यहाँ पर स्टॉप एसिड अटैक्स जो कैंपेन है, उसके साथ थोड़े समय मैंने उसको वॉलंटियर किया। कुछ समय स्वेच्छा से जो भी थोड़ा लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, या कभी कोर्ट कचहरी जाना हुआ तो मैं गया। लेकिन मुझे लगा ये क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मेरा नहीं है इसमें, और इससे मैं किसी पीड़िता के साथ जा रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरी जगह कोई और जा सकता है। लेकिन अगर हम कहीं घूम टहल के कुछ लोगों से बात करें और पोटेंशियल क्रिमिनल को अगर रोक सकें, और उसी लिहाज से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि घूम करके पूरे देश भर में यात्रा की जाए। और एक साइकिल यात्रा का विचार मन में आया। फिर यह था कि मेरे साथ, क्योंकि मुझे लोगों से संवाद करना है, तो संवाद के क्या तरीके होने चाहिए, उस पर थोड़ा विचार किया। कुछ बहुत करीबी जो दोस्त हैं उन लोगों से बातचीत की। फिर ये हुआ कि नॉर्मल बातचीत, इंटरेक्शन, वर्कशॉप वगैरह से इतर एक फिल्म दिखाने की व्यवस्था रखी जाए अपने साथ। फिर थोड़ा सा मैंने पिछले साल कठपुतली सीखी थी, तो मैंने एक कठपुतली की व्यवस्था की, वो रख लिया। रंग, पेंट, ब्रश, ये सब कुछ चीज़ें रखता हूँ। जहाँ जैसा लगा उस तरह से लोगों से बात करता हूँ। और मेरा टारगेट होता है ज़्यादातर यंग तबका, क्योंकि जहाँ मौका मिलता है जिस तरह के लोग, उनसे बात करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों से बात की जाए। और ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इनको पहले यहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद पंचायत है, या और भी जो भी औपचारिक अनौपचारिक संगठन हैं, ग्रुप हैं, चाय की दुकान, चौक चौराहा,
ढाबा, होटल। इस यात्रा और जो ये कैंपेन है आपका, उसको कोई नाम दिया आपने? और ये कैंपेन तो कब शुरू किया आपने हाँ, और किन किन तो हिस्सों से अम, गुजरे? ये सारी चीज़ें लेकर के चलने का तय हुआ। और फिर जब ये तकरीबन मेरे दिमाग में ये बात पिछले अक्टूबर में आई थी, और मैंने तय किया था कि मैं इसको दिसंबर से शुरू करूँगा। अक्टूबर 2013 में ये बात? पिछले साल, हाँ, 2013 में ये बात दिमाग में आई थी। और मैंने ये सोचा था कि 2013 दिसंबर में, नेक्स्ट टू क्रिसमस, हम स्टार्ट करेंगे 26 दिसंबर से बनारस से। ये पहला प्लान था मेरा, सबसे पहला। तो 26 दिसंबर चुनने के पीछे कुछ वजह थी या रैंडम? वो क्या कहते हैं, सॉरी, क्रिसमस एक सेलिब्रेशन होता है, उसके नेक्स्ट तो हमने कहा एक सेलिब्रेशन होगा, उसका अगले दिन निकल लेंगे। कोई हमारे कुछ दोस्त हैं जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके साथ साल का एक आखिरी सेलिब्रेशन हो जाएगा और फिर हम निकल जाएंगे। और लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी किसी वजह, क्या बहुत ऑब्वियस वजह थी, मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो फिर और डेट बढ़ा, फिर हमने सोचा 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, कोच्चि से, केरल से, क्योंकि उस बीच में मैं एक दो मुझे जान पहचान कोच्चि के कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले थे, और उन्होंने कहा था आप हमारे यहाँ आइए, हम वहाँ से फैसिलिटेट करेंगे आपको सब स्टार्ट करने में। तब भी नहीं कर पाया। फिर इसी बीच एक कैंपेन के सिलसिले में मैं वही स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन के ही एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे उन लोगों ने कहा कि अगर आप साउथ से शुरू कर रहे हैं तो अगर संभव है तो स्पॉट ऑफ शेम इवेंट देखिए, अगर 2-3 जगह ऑर्गेनाइज हो जाए साउथ में तो। मैंने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे जो 2-4 मेरी जान पहचान है इधर उधर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो इस लिहाज से मेरी तैयारी तो हुई नहीं थी पूरी। मैं चेन्नई गया, चेन्नई में स्पॉट ऑफ शेम में इवेंट किया, फिर बैंगलोर गया, बैंगलोर में किया, फिर हैदराबाद गया, हैदराबाद में किया, फिर वापस फरवरी, इस साल फरवरी में मैं आया 15-16 के आसपास, फिर वापस चेन्नई। 15-16 फरवरी 2014 में चेन्नई पहुंचा। फिर वहाँ पर कुछ लोगों से जान पहचान हुई। उस बीच में एक दो साइकिलिस्ट मुझे मिले थे फेसबुक वगैरह के थ्रू, उन लोगों का सहयोग रहा। फिर हमने वहाँ पे चीज़ें जुटाई, और 15 मार्च 2014 को प्रेस क्लब चेन्नई, जो चेपक में है, वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हमने कैंपेन स्टार्ट किया। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विद्या, जिसको 2013 के दिसंबर में, जिसको 2012 के दिसंबर में, जिसको उसके मंगेतर ने तेजाब से बुरी तरह घायल कर दिया था, जो बाद में करीब 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद जिसने जो समाप्त हो गई थी। तो उसकी माँ और उसके भाई, एक दूसरी तेजाब पीड़िता कनमनी प्रिया, जिसके पति ने जिसको तेजाब पिला दिया था, वो, और उसकी माँ, और एक रानी जिसके पति ने 16 साल पहले तेजाब अटैक किया था, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है चेन्नई की निचली अदालत में, जिसको अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और उसका वो जो पति है जिसने ये काम किया था, वो बाहर है, आराम से घूम रहा है, ये परेशान है। ये लोग थे ये, और बाकी कुछ और मित्र थे। चेन्नई के का एक ग्रुप था, सामाजिक सरोकार वाले लोगों का, रिसर्चर्स का, एकेडमिशियंस का, जर्नलिस्ट का, फिल्म मेकर्स का, ऐसे कुछ लोग थे। उनके बीच में, उन्हीं के सामने रानी ने फ्लैग ऑफ किया। फिर हम शुरू किया। फिर कुछ समय, तकरीबन 8-10 दिन हमने शुरुआत चेन्नई में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम गए, वहाँ पर बिताया। फिर तब से ये यात्रा जो है चेन्नई से स्टार्ट करके, और अब तक लगभग 100 शहर, गांव, कस्बा, टाउनशिप, ऐसे जगहों से होते हुए ये कोचीन हम पहुँचे थे 19 जुलाई को। 19 जुलाई को हम कोचीन पहुँचे थे। तो तमिलनाडु, पांडिचेरी, और उसके बाद ये तीसरा राज्य केरल। यहाँ तक आते आते मेरा अपना अनुमान है
एक दिन में जिस तरह से मैं लोगों से मिलता हूँ, जैसे गैदरिंग, अलग अलग किस्म की गैदरिंग होती है। जैसे कहीं कॉलेज गया, तो कॉलेज में गया तो वहाँ पर क्लासरूम, कई बार प्रिंसिपल क्लासरूम ऑफर कर देते हैं। कई बार वो बच्चों की छुट्टी करके कहीं किसी हॉल में बुलाते हैं। कई बार वो ये कहते हैं कि आपसे सीधा जा करके मिलिए, सब जिनसे, जहाँ जो बच्चे आपको मिलते हैं आप मिल लीजिए, हम अभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बिजी, हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है। कई जगह परमिशन नहीं मिलता है। तो जहाँ जिस तरह से जैसी व्यवस्था होती है, जैसा जैसा मौका होता है, उस तरह से लोगों से बातचीत करके, अगर लंबे समय का है स्कोप है तो लंबे समय तक, कम का है कहीं 20 मिनट में बात करनी है तो 20 मिनट में बात करना, कोई भाषा का सवाल भी है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा ये चीज़ रहती है। दूसरा, जैसे किसी रेजिडेंशियल कैंपस में गए, कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुकने की व्यवस्था बनती है, तो वहाँ रुक करके फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना, अलग अलग तबके के लोगों से मिलना, टीचर से, स्टूडेंट से, रिसर्चर से, कॉमन पब्लिक से, वहाँ पे एग्जीबिशन लगाना, बातचीत करना। तो काफ़ी उससे क्या होता है कि बहुत जगह लोग जुड़ते हैं आपके साथ, आते हैं। जैसे जब IIT मद्रास हम गए, एक बार गए तो विद्यार्थियों ने दोबारा बुलाया कि आप दोबारा आइए और एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, फिर आते हैं। मैं होली के दिन पहली बार गया था इस साल होली में, तो वहाँ कुछ बच्चे मिले थे मुझे, फिर उन लोगों ने मुझे 2 दिन बाद बुलाया, 2 या 3 दिन बाद, फिर हम गए। वहाँ अच्छी सभा हुई, और सभा से पहले बच्चों ने मेरे साथ साइकिल चलाई कैंपस में, 6-7 बच्चों ने, और कई किलोमीटर साइकिल चलाए। उसी तरह मद्रास में एक क्रिश्चियन कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। उस कॉलेज में 2-3 क्लास, पूरा का पूरा 150 बच्चों के क्लास एक के बाद एक मिले। और एक स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो उनका सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो इंचार्ज थी, उन्होंने कहा अपने बच्चों को कि आप लोग एग्ज़ाम्स के बाद चाहें तो यहाँ जा कर के राइट के साथ, राइट फॉर जेंडर फ्रीडम, जो हमने नाम लिया था इसका, आपने पूछा था, तो राइट फॉर जेंडर फ्रीडम के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो काफ़ी उस तरह की चीज़ें हौसला बढ़ाती हैं। इसी तरह पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय दिया लोगों ने, घूमे स्टूडेंट्स, हर तरह से हमारे साथ रहे, हर तरह से राइट की मदद की और लोगों को जोड़ा इससे। कई जगह गांव में भाषा की बहुत दिक्कत आती है, उसके बावजूद बहुत थोड़ा शब्द, कुछ अक्षर जान जाने से भी काम चल जाता है। और ये मैंने महसूस किया, कई बार हम अपनी बात उससे संप्रेषित कर पाए जो बहुत कम अक्षर अंग्रेजी के जानते थे। कई बार मैं बहुत कम अक्षर तमिल के जानते हुए मैं संप्रेषित कर लेता हूँ, करना पड़ा, और उस तरह से अपनी बात हमारी पहुँचती है लोगों तक, तभी लोग आपको जगह देते हैं रुकने की। कई बार अक्सर ये होता है कि आपको गांव में जगह मिल जाती है रुकने की, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई जगह नहीं मिलती, फिर ऐसे में आप कहीं बंद दुकान के बाहर या किसी मंदिर के बाहर या किसी स्कूल के आसपास कहीं रुकने की कोशिश करते हैं। राकेश, ये राइट फॉर जेंडर फ्रीडम, इसमें एक एसिड अटैक का सवाल तो है, इसके साथ और कौन कौन से सवाल हैं जो इसमें जुड़ते हैं? हाँ, इसमें जैसे, हाँ ये बहुत ज़रूरी सवाल था, इस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें सिर्फ तेजाब का सवाल नहीं है। तेजाब एक ऐसी घटना है या एक ऐसी वृत्ति है जिसने मुझे फोर्स किया ये अभियान स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ कोई भी जेंडर बेस्ड वायलेंस कम महत्व का नहीं है या कम पीड़ादायक नहीं है। आप किसी को कहें कि अरे तुम्हारे साथ तो सिर्फ मोलेस्टेशन हुआ है, उसका तो ये हुआ है, तो आप उसको वैसा देख करके सुकून नहीं देंगे, उसको दुखी ही करेंगे एक तरह से। तो उसमें फिर ये था, और हमारे यहाँ है भाई, तेजाब का हमला जो है वो कुल जेंडर बेस्ड वायलेंस का बहुत छोटा प्रतिशत है। तमाम किस्से हैं, आप फ्रॉम फीमेल पेस्टिसाइड्स टू एसिड अटैक्स, देयर आर मोलेस्टेशंस, ईव टीजिंग, rapes, gang rapes, mass rapes, abduction can come, rape come, murder। अभी जब ये 2012 में जो नया कानून आया है उसके बाद से आप देखेंगे कि अपहरण
सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या, ऐसे केसेस बढ़े हैं। और इसके पीछे पता नहीं जिन लोगों ने केस उस कानून की मांग की थी उनको ये ध्यान में है कि नहीं, या वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अपना एनालिसिस मेरा ये कहता है कि वो कानून जो आया है जिस पर जो अक्यूज्ड होते हैं उनको ये साबित करने का जिम्मेवारी उनके ऊपर होता है कि वो अपराधी नहीं है, उन्होंने वो क्राइम नहीं किया है, उन्होंने रेप नहीं किया है, या उन्होंने जेंडर वायलेंस नहीं किया है, जो कि बहुत दुर्लभ है। ऐसा साबित कर पाना बहुत कठिन है, दुर्गम है। तो अब वैसे में बस वो सबूत ही नष्ट कर देते हैं। और ये प्रवृत्ति बढ़ी है। ये 2012 के पहले ऐसी घटना कम सुनने में आती थी, लेकिन अब ऐसी घटना ज़्यादा सुनने में आती है। और ये चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो। मैं दक्षिण में था तब वहाँ भी सुना। मैं चेन्नई में था तो वहाँ पर एक लड़की उमा माहेश्वरी TCS में काम करती थी, उसका एब्डक्शन हुआ और फिर उस 4-5 दिन बाद उसकी लाश मिली। तो ये घटनाएं, इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। 6 साल की बच्ची के साथ चिदम्बरम के पास रेप हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1.5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, उसकी खबर सुनने में मैंने पढ़ी थी। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें, या दहेज के लिए हत्या करना, दहेज के लिए परेशान करना, ऑफिस में तरह तरह से परेशान करना, तो ये जो चीज़ें हैं, या इवन इन सब को छोड़ दीजिए तो घर में जो जेंडर रिलेशन है, इन सारी बातों को भी अगर गौर से देखें तो मुझे लगा कि यार इन सारे मसलों को मतलब इसलिए हम उसको जेंडर फ्रीडम का नाम दिया। जेंडर फ्रीडम से पहले की अवस्था है वायलेंस मुक्त समाज। वायलेंस मुक्त समाज होगा तभी जेंडर फ्रीडम होगा। जेंडर फ्रीडम का मतलब चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो या कोई और लिंग हो, आप ट्रांसजेंडर हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, आपके साथ सिर्फ इसकी वजह से कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या किन्नर हैं, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव हो, यही जेंडर बेस्ड वायलेंस है और हम इससे मुक्ति चाहते हैं। अभी जब आप लगातार कॉलेजेस में घूम रहे हैं, बच्चों से नए नए जगहों पे जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो काउंसलिंग का भी शायद एक दौर होगा बच्चों के लिए, तो उसमें किस तरह की बातचीत होती है? और क्या जब आप किसी लड़कों के समूह से बात कर रहे हैं, लड़कियों के समूह से बात कर रहे हैं, क्या उस बातचीत में कुछ फ़र्क भी नज़र आता है? देखिए, मतलब उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दोनों बराबर होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों लगभग बराबर होते हैं। या तब और अच्छा लगता है जब उसमें थर्ड जेंडर भी होते हैं या थर्ड जेंडर के पैरोकार होते हैं, तो वो बातचीत और इंटरेस्टिंग बन जाती है और उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे सिर्फ औरतों से बात करनी पड़ी है, कई बार मिक्स काउ से बात करनी पड़ी है, कई बार सिर्फ पुरुषों से बात करनी पड़ी है। लेकिन कुछ बातें कॉमन मैं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी ये इस यात्रा का महत्व इसलिए है कि क्या करने निकला हूँ मैं, क्या बात करता हूँ, तो बिल्कुल, क्योंकि हो रहा है, चीज़ हो रहा है, बहुत सब लोग देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर लेंगे विशेष इसमें। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हो रहा है इसकी जड़ समाज में ही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, कौन कर रहे हैं, इसको करने के लिए किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह से कोई नहीं आता है, किसी और देश से लोग नहीं आता है यहाँ करने के लिए। हमारे बीच के लोग होते हैं जो हमारी तरह नॉर्मल पैदा होते हैं, चाहे बंद पेट से या पेट खुलवा के निकलते हैं, नॉर्मल तरीके से लालन पालन होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, सब एजुकेशन नॉर्मल है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। फिर ऐसा होता क्यों? तब इसको अगर गौर से देखें तो परिवार में एक पिता अपनी स्त्री के साथ कैसे बात करता है, यानी एक पति अपनी पत्नी से किस तरह बात करता है। जब चाय बनाते समय चाय में थोड़ा चीनी अतिरिक्त है या दाल में नमक अतिरिक्त है तो पति रिएक्ट कैसे करता है, कपड़ा साफ है कि नहीं, इस पर क्या रुख रहता है, वो जिस प्रकार रिएक्ट करता है उस रिएक्शन से उस परिवार के बाकी लोग फॉलो करते हैं और बच्चे वहाँ से उठाते हैं। इसलिए आप देखेंगे उत्तर भारत में कि परिवारों में आमतौर पर माँ को लोग, बाप को आप कहता है, पप्पा जी या पापा जी, लेकिन माँ को माँ, उसमें जी कम लगता है। पापा को आप कहते हैं, माँ को तुम कह के बुलाया जाता है, क्योंकि वो पापा जिसकी वो पत्नी है, पापा उसको तुम कहते हैं, तो वो उस घर का लड़का भी तुम कहता है। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा
जो पहली बार घर के बाहर निकलता है अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने, मम्मी मम्मी जा रहा हूँ, पहले माँ बाप छोड़ने जाया करते थे, अब इंडिविजुअली जिस दिन पहले दिन जाता है अकेले, और जब झगड़ा हो जाता है, एक झापड़ मार देता है, रोता हुआ आता है, मम्मी मम्मी मार दिया, तो मम्मी का रिएक्शन क्या होता है? मम्मी झट से कहती है कि तुमको इसीलिए पिलाते हैं हॉर्लिक्स, तुमको इसीलिए एक्स्ट्रा दूध देते हैं, खबरदार कल से नहीं जाना है। फिर वो रोने लगता है, अच्छा ठीक है जाना है तो अपना सारा झगड़ा खुद सुलटा के आना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगले दिन वही बच्चा लौट के आता है, मम्मी आज मैंने उसको ठीक दिया, बराबर दिया। मम्मी कहती है शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो वहां पर आप अपराध वृत्ति का नींव डालते हैं उसमें, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। वही लड़का उन्हीं बच्चों के साथ खेलते हुए बड़ा होता है और किसी दिन ट्यूशन पढ़ के लौटते हुए कोने वाली किसी लड़की को कुछ बोल देता है, और फिर उस लड़की की माँ अपनी लड़की की उदासी और उस परेशानी को सुन करके या किसी तरह भनक लग के शिकायत लेकर के आती है उस लड़के की माँ के पास कि देखिए बहन जी आपके बच्चे ने कुछ कह दिया उसको। तो लड़के की माँ बिना कुछ पीछे पूछे, बिना कुछ जाने, अपने बेटे से किसी तरह की कोई सफाई मांगे बगैर लड़की की माँ को कहती है कि आपकी बेटी या तो झूठ बोल रही है, हमारा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, और he always stood first in this class, सभी उसकी तारीफ करते हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? मेरी नजर रहती है उस पर, पहला। दूसरा, नहीं उसने कोई गलत बात, कोई और बात कही होगी, आपकी लड़की ने कुछ और समझ लिया। और आखिरी सबसे भारी बात, आपकी लड़की अपनी लड़की को संभालिए, उसकी आदत गड़बड़ होगी। यानी उस जीवन में पहली बार लड़की को लांछन लगता है, लड़के को सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहां से उस लड़की की माँ कह देती है कि तुमको इधर उधर ज्यादा जाने की, बाहर उधर रहने की कोई जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, अपने काम से मतलब रखो। और लड़का अगली बार आता है तो मम्मी आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये चाहिए, और मम्मी मैंने आपने बोला था कि मैं 10th करते ही मुझे अब करिश्मा दिलवाओगे, तो उसको करिश्मा मिल जाता है। वो कभी ना सुनने का आदी नहीं होता है। कोई लड़की के का माँ बाप उसको 10th पास होते ही उसको स्कूटी नहीं दिलवा देता, ये बहुत स्पष्ट है। थर्ड जेंडर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड जेंडर आमतौर पे समाज में सब जगह घुले मिले हुए नहीं है, उनकी स्थिति और भी गड़बड़ है। नहीं, फिर भी थर्ड जेंडर के बारे में कोई अनुभव मैं है तो वो बताता हूँ, वो बात मैं करूँगा आगे। लेकिन ये चीज जब बच्चा छोटा होता है, जब कागज से पोंछने का टाइम या कपड़ा से पोंछने का टाइम चला जाता है, तो माँ बच्चों को उठना बैठना सिखाना शुरू कर देती है टॉयलेट में। लड़की को जब पेशाब लगता है उसको कच्ची उतार के उसको बिठाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। लड़के को थोड़ा उसका कच्ची नीचे करके खड़ा होकर छुच्छी निकाल देने की प्रैक्टिस दी जाती है। क्या उस समय वही माँ उसको बैठने की प्रैक्टिस नहीं करा सकती बच्चे को भी? तो आपने तो शुरू कर दिया। जब तक इन फ्रंट्स पे काम नहीं होता है, आप लाख कानून बना लीजिए, हमारे व्यवहार को कोई कानून तय नहीं करने वाला है। आप इस तरह से अपराधी घर में तैयार करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहली बार कोई शिकायत अगर आई, माँ को उसी समय चेक करना चाहिए था। माँ ने किया नहीं, बच्चे तक बात गई नहीं, बच्चे सिर्फ इतना हुआ, बाद में शाम को अरे वो आई थी, क्या मम्मी आप भी, हाँ मैंने बोल दिया उसको। नेक्स्ट टाइम वो लड़का जब कॉलेज में जाता है उसकी उम्मीद ज्यादा होती है, या जो कहीं भी जाता है उसकी उम्मीद ज्यादा होती है। उसने किसी को कुछ भी कहा, ए चलो फिल्म देखने चलते हैं, ए चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, ए चलो कहीं और चलते हैं, ए चलो इस चीज के लिए चलते हैं, किसी भी तरह की चीज की अपेक्षा की, और वो लड़की जो उससे खूब बात करती है लेकिन उसको इस बात पे दिलचस्पी नहीं है, और उसने सिर्फ कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मतलब किसी भी तरह से नहीं जाना, तुरंत उसको अपने अहम पे चोट लगता है, लड़के को वो कुंठित हो जाता है। और उसकी कुंठा किस रूप में निकलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परिवार में किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, परवरिश किस तरह हुई है। ठीक है। अगर वो शालीन कंपैरेटिव शालीन वातावरण में बढ़ा है तो ज्यादा से ज्यादा वो कुछ ऊंची बात करके रह जाएगा, ऊंची आवाज में।
दूसरी बात ये हो सकती है ऑप्शन की एक दो अपशब्द बोलेगा। तीसरी बात ये हो सकती है कि वो बहुत हिट कर सकता है। चौथी बात ये हो सकती है कि सरेआम बेइज्जत कर सकता है। पांचवी बात हो सकती है कि आप पर एसिड अटैक तक की कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ और फिल्म ऐसा ही करता के है। लिए ना बोलने पर, हाँ? फिल्म के लिए ना किसी बोलने भी पर, चीज पर ना कहने पर, क्योंकि वो उसके अपने धैर्य पर निर्भर करता है कि कितने ना को वो बचा पाएगा। क्योंकि आज तक उसको ना सुनने की आदत कभी पड़ी नहीं है, कभी आज तक ना सुना नहीं है उसको। आज तक इतनी भी गलती पर उसको किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने जब कहा ये जीन्स चाहिए तो ये जीन्स मिली है, ये चाहिए तो ये मिलेगा, मिला है, तुम कैसे ना कह सकती हो? हम जब उत्तर भारत के लोग जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो साउथ इंडिया को हम एक आइडियल के तौर पर पेश करते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो फिर आपने जब अपनी यात्रा शुरू की तो ये साउथ इंडिया से शुरू की, इसके पीछे कोई खास वजह थी या? नहीं, वही उसमें क्या, पहले मैं इस बात को कंप्लीट करूं कि क्रिमिनल कैसे बन रहे हैं। क्रिमिनल कैसे बन रहे हैं? तो इस प्रकार से क्रिमिनल बनते हैं। ये प्रक्रिया है क्रिमिनल बनने का, जो बताया परिवार में कैसे शुरुआत होती है। क्रिमिनल प्लस व्यवहार का, वो जो बैठने पेशाब करने के लिए उठने बैठने का फर्क है वो बहुत है। लड़की 6 साल की उम्र में घुटना कैसे ढकना सीखना शुरू कर देती है। लड़का उस उम्र में बहुत आराम से पेड़ के ओट में कैसे पेशाब करना है वो अच्छी तरह जान जाता है, कुछ गालियां भी सीख लेता है। तो बाद में जब अपराध होता है तो उस अपराध में मान लिया कि, और सब जानते हैं, सारे माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे ने अपराध किया है, वो पब्लिक में डिफेंड करते हैं, प्राइवेट में तो उसको महसूस करते ही हैं। तो ऐसे में जो है